हाय सभी को। जन्म प्रक्रिया एक बहुत अद्भुत चीज है जो हालांकि ये अब हमें सरप्राइज नहीं करती। अगर हम दुनिया में मनुष्यों और कई अन्य स्तनधारियों के बारे में बात करते हैं तो एक इंसानी बच्चे का या फिर एक प्राणी के बच्चे का जन्म अब एक साधारण चीज के तौर पर देखी जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ प्रजातियां मुंह से या यहाँ तक कि खुद को क्लोन करके अपने वंश को जन्म देते हैं, ये विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सच है। हमारे आज के वीडियो के लिए हमें जानवरों की दुनिया में सबसे अविश्वसनीय जन्म प्रक्रिया मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीले सर वाली जॉफिश, ये जीव कैरिबियन सागर में पाया जाता है और वहीं के मूल निवासी है और ये 3 से 40 मीटर की गहराई पर रहता है। इस मछली को उसका नाम चमकीले येलो सर के कारण मिला है, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं इसके बड़े मुंह से। अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं और बस इसके प्राकृतिक आवास में से देखते हैं तो ज्यादातर मैमल्स में शरीर के वो हिस्से दिखेंगे। आखिरकार येलो हेड जॉफिश एक घोंसले में रहती है जहाँ ये अपने शरीर को गाड़ देती है। इस मछली का जबड़ा एक साथ कई चीजों के लिए उपयोगी है। इसका बड़ा आकार इसे रेत, छोटे पत्थरों और शंखों को उठाने में मदद करता है। शंखों से अपना घर बनाती है। इसका जबड़ा इतना प्रभावशाली दिखता है कि यहाँ विरोधियों को भी डराने में मदद करता है। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, ये वो जगह भी है जहाँ पर ये मछली अपनी संतान को जन्म देती है और जहाँ से वो उन्हें बाहर भी निकालती है। ये सब काफी अजीब है लेकिन आकर्षक भी लगती है। डार्विन का फ्रॉग, ये एक साधारण ट्रॉपिकल मेंढक की तरह दिखता है जो साउथ अमेरिका में रहता है, अधिकतर चिले और अर्जेंटीना में। इसका वर्णन लगभग 180 साल पहले फ्रेंच जूलॉजिस्ट आंद्रे दुमेरिल और उनके असिस्टेंट गैब्रियल बिब्रोन ने किया था। इस प्रजाति को पढ़ने के बाद वैज्ञानिकों ने एक महान प्रकृतिवादी और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लेखक चार्ल्स डार्विन के सम्मान में इसका नाम रखा। उन्होंने इसका शोध उनकी मशहूर जल यात्रा HMS बीगल पर लगाया था। यहाँ मेंढक खास इसलिए है क्योंकि कई अलग मेंढक प्रजातियों के विपरीत यहाँ मेंढक अपने वंश को मुंह में रखता है। अंडे के निषेचित होने के बाद साधारण मेंढक उन्हें एक विशेष घोंसले में रखता है। कुछ समय बाद उनमें से टैडपोल्स निकलते हैं और उनकी प्रजातियों से वयस्क सदस्यों में विकसित होते हैं। डार्विन के मेंढक के लिए यहाँ प्रक्रिया अलग है। अंडे हैच होने से पहले पुरुष भविष्य के सभी वंशों को एक विशेष वोकल सैक में इकट्ठा करता है। वहाँ टैडपोल्स 3 दिन बाद हैच होते हैं और फिर लगभग 6 और हफ्तों तक विकसित होते हैं। वो वोकल सैक के प्राकृतिक स्राव द्वारा खिलाए जाते हैं। इस दौरान पुरुष धैर्य पूर्वक इंतजार करता है और तब तक कुछ नहीं खाता है जब तक कि सभी बच्चे बाहर नहीं आते। आजकल सभी सुरक्षा उपयोगों के बावजूद डार्विन के मेंढक के विलुप्त होने का खतरा है क्योंकि जिन जंगलों में ये रहता है वहाँ धीरे धीरे कटौती की जा रही है। लॉबस्टर, कई लोग ये जानवर को डेलिकेसी यानी कि विनम्रता के रूप में भी जानते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये विश्व महासागर के पानी में किस अविश्वसनीय ढंग से पैदा होते हैं। लॉबस्टर्स ज्यादातर एकांत जीवन में जीने में और अपनी प्रजाति की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। संभोग का मौसम अगर छोड़ा जाए तो लॉबस्टर्स अपनी प्रजातियों के सभी अन्य सदस्यों से झगड़े रहते हैं इनके और पंजे से लड़ते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद मादा कई हजार अंडे देती है जो आमतौर पर उसके पेट से जुड़े होते हैं और वो यहाँ 1 साल तक रहते हैं जब नए लॉबस्टर्स उनमें से हैच होते हैं। अपने बच्चों को बेहतर विकसित करने के लिए एक आरामदायक पानी के तापमान वाली जगह की तलाश में मादा लंबी दूरी तय करती है। कभी कभी इस बात से जन्म प्रक्रिया को गति मिलने में मदद होती है। जिस समय मादा लॉबस्टर संतान को संभालती है उस दौरान उसके पेट के नीचे अंडों की संख्या बढ़ सकती है जो कि कई हजार से कई 10,000 हो सकती है। गर्भाधान के दौरान अंडे धीरे धीरे भूरे हरे रंग से लाल रंग में बदलते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो हैच होने की तैयारी में। एक बार बाहर निकलने के बाद बेबी लॉबस्टर्स छोटे झींगरों की तरह दिखते हैं। शुरू में वो ज्यादा हिल नहीं पाते और समुद्र के तल पर गिरते रहते हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों में वो तैराकों की तरह तैरने लगते हैं। कई हफ्तों तक उन्हें पानी के ऊपर परतों में रहना पड़ता है, जिससे अधिकांश नवजात जो शिशु होते हैं वो मर जाते हैं। जो बचते हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पे वयस्क लॉबस्टर के रूप में रहना शुरू करते हैं। डॉल्फिन, ये एक बहुत ही अनोखी मछली है।
जो कई तरीकों से मानव में मेल खाती है। आपको बायोलॉजी के पाठों से याद होगा कि डॉल्फिन्स विविपेरस मैमल्स हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है कि आप इसकी जन्म प्रक्रिया को जानते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारी मिली हुई फुटेज को आप एक बार देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेबी डॉल्फिन की जन्म प्रक्रिया इंसानों से अलग नहीं है। मादा में एक गर्भाधान और एक नालभो होती है जो उसे अपने बच्चे से जोड़ती है। जैसे ही बच्चा पूरी तरह से बाहर निकलता है, मादा उसे सतह पर धकेलती है ताकि बच्चा सांस ले पाए। मादा लगातार सीटी बजाना शुरू करती है, हमेशा से ज्यादा, ताकि बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगे। एक बार आवाज की आदत लगने पर शिशु अपनी माँ को निश्चित रूप से समूह की जो बाकी वयस्क महिलाओं के साथ भ्रमित नहीं करेगा। शिशु की जिंदगी से पहले साल में मादा कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर संभव तरीके से उसे खतरों से बचाती है और उसे दूध पिलाती रहती है। बच्चे को 1.5 साल तक की उम्र तक खाना ढूंढना और खुद से नेविगेट कर पाना जरूरी है। मादा केवल बच्चे को क्या करना है ये सिखाती है और बच्चा इन हाल चालों को दोहराता है और इस व्यवहार को कॉपी करता है। डॉल्फिन्स बहुत जल्दी सीखते हैं और जल्द ही एडल्ट लाइफस्टाइल अपनाते हैं। नेकेड मोल रैट, ये असामान्य रोडेंट स्पीशीज ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। इसका नाम इसकी लाइफस्टाइल और दिखावट की वजह से आता है। ये जमीन के नीचे रहता है और इसकी बिल्कुल चिकनी त्वचा पे कोई फर नहीं होता। ऐसा लग सकता है कि रोडेंट निराश्चर्य है, मगर ये सच्चाई नहीं है। नेकेड मोल रैट दर्द के लिए लगभग असंवेदनशील है। ये काफी लंबी उम्र तक भी जीता है, करीब 32 साल। जी हाँ, आश्चर्यजनक बात ये है कि इस स्पीशीज की सदस्य साधारण रोडेंट्स की तरह नहीं दिखते। उनके अंदरूनी अनुक्रम मधुमक्खी और चींटी से भी ज्यादा होते हैं। इनकी एक टोली होती है जो खाना जमाने और सुरंगें बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी टोली सुरक्षा निश्चित करने में और शिकारियों से बचने में जुटी होती है। पूरे परिवार की नेतृत्व एक रानी करती है, जिसका काम हमेशा बच्चे पैदा करना होता है। गर्भवती लगभग 70 दिन चलती है। एक ही बार में 3 दर्जन तक नए परिवार वाले पैदा हो सकते हैं। रानियां तकरीबन 18 साल तक जीवित रह सकती हैं, जिसका मतलब है कि बाकी महिलाओं को बच्चे नहीं हो पाते। जब रानी को बदलना जरूरी होता है, तब महिलाओं में गंभीर युद्ध चलता है। विजेता को एक विशेष परिवर्तन से गुजरना पड़ता है ताकि वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो सके। इसकी कशेरुकाओं के बीच की दूरी अधिक व्यापक हो जाती है और शरीर लंबा हो जाता है, और ताकि ये कम से कम कुछ दर्जन बच्चों को तो जन्म दे ही सके। किवी, न्यूजीलैंड की प्रतीक किवी पक्षी अपने छोटे आकार और उड़ान भरने में असमर्थता के लिए जानी जाती है। इसके पंख शरीर को कसकर दबे हुए लगभग अदृश्य होते हैं, इसीलिए कभी कभार ये समझना मुश्किल है कि आप किस तरह के जानवर को देख रहे हैं। तो केवल पंख और चोंच के कारण पता चलता है कि ये एक पंछी है। जी हाँ, इसके सबसे करीबी रिश्तेदारों में एक और उड़ानहीन पक्षी है, ऑस्ट्रिच। इस बात को याद रखें, ये बहुत जरूरी बात है। बाकी पक्षियों की तरह किवीज भी अंडे देते हैं। आप एक चिकन के अंडे और एक ऑस्ट्रिच के अंडे की कल्पना करें। पहला सिर्फ 50 ग्राम होता है और दूसरा लगभग 2 किलोग्राम। किवी पक्षी अपने छोटे साइज और वजन के कारण सिर्फ एक बड़ा अंडा देती है, जिसका वजन 500 से 800 ग्राम तक होता है। ये अपने खुद के वजन का 200% होता है। तुलना करने के लिए कल्पना कीजिए कि एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है जिसका वजन 3 नवजात शिशुओं के बराबर है। ये विश्वास करने मुश्किल होता है, मगर ये सच्चाई है। ऑपोसम, आपको आइस एज नाम की एक मूवी फ्रेंचाइज के कुछ युवा प्रैंकस्टर्स याद हो सकते हैं, एडी और क्रैश। याद आया? हम आपको बताना चाहते हैं कि मजेदार और प्यारे रोडेंट्स कैसे पैदा होते हैं। तो निषेचन के बाद मादा पोसम लगभग 1 महीने के लिए भविष्य के संतानों को संभालती है। हालांकि कुछ मामलों में वे 2 सप्ताह पहले पैदा हो सकते हैं। ये मार्सुपियल्स के बीच एक सामान्य घटना है। मादा एक बार में 8 से 18 बच्चे संभाल सकती है। उनका मुख्य लक्ष्य अपनी माँ की विशेष थैली तक पहुँचना होता है, जो लगभग कंगारू की तरह होती है, बस थोड़ा अधिक असंगत। ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो स्पर्श द्वारा वहां तक रेंगते हुए जाते हैं। वहां वे 2 महीने तक माँ के टीथ से जुड़े रहते हैं। उस दौरान उनकी आंखें खुल जाती हैं और फर आने लगते हैं। हालांकि सभी नवजात शिशु इतने भाग्यशाली नहीं होते। मादाओं के पास सीमित संख्या में टीथ्स होते हैं। आमतौर पर जितने बच्चों को जन्म देती है उनसे कम। एफिड्स, बेशक आप इन छोटे कीड़ों के बारे में जानते हो जो सभी प्रकार के पौधों पर लगभग पूरे वर्ष पाए जाते हैं, लेकिन आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वो कहां से आते हैं या वो इतने सारे कैसे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से जीव विज्ञान के पाठों को याद करने का समय आ गया दोस्तों, जहां हमें सिखाया गया था कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं। ये एक प्रकार का प्रजनन है जहाँ एक जीव एक असंबद्ध अंडे से पैदा होता है। भले ही वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को यौन के रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन इसमें निश्चित
निषेचन का कोई कार्य नहीं है। इस प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि सभी संतान अपने माता पिता की कार्बन कॉपी हैं। इस स्थल तक की सभी नवजात कीड़े केवल मादा नहीं है बल्कि पहले से ही गर्भवती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मादा एफिड अपने बच्चों के अलावा अपने भविष्य के पोते पोतियों को भी पालती है। एक गर्मी में एफिड्स के 40 पीढ़ियों तक दिखाई दे सकती हैं। सर्दियों में ये कीड़े सामान्य यौन प्रजनन का सहारा लेते हुए अंडे देते हैं। मैंटिस। हम सभी जानते हैं कि एक मादा को गर्भ धारण करने में मदद करने के बाद पुरुष मैंटिस का क्या होता है, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि मैंटिस आखिर पैदा कैसे होते हैं। ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि हर मैंटिस परिवार में मादाएं खून से लथपथ और क्रूर हैं। कुछ प्रजातियों में जैसे कि एफिड्स में कोई नर नहीं होते और बच्चे पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से पैदा होते हैं। अन्य मामलों में मादा 10 से 400 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद उनके चारों ओर एक विशेष छाग बनता है जो अंततः कठोर हो जाता है एक ठोस कुकून के निर्माण में, जो कि एक सूक्ष्म बैरल के समान होता है। अंडे का ये मांस एक पेड़ से जोड़ा जा सकता है, एक पत्ती या घास के चारों ओर लपेटा जा सकता है और यहाँ तक कि जमीन में भी जमा किया जा सकता है। 3 से 6 हफ्तों के लिए महिला उस कुकून की रक्षा करती है और उन्हें डराती है जो उन पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके खुश सैंटिनिन्स बाहर निकलते हैं। जेलीफिश। ये पहली नजर में सबसे सरल जीवों में संभवतः सबसे कठिन जन्म प्रक्रियाओं में से एक है। जेलीफिश का प्रजनन यौन है क्योंकि वो एक प्लैनुला बनाते हैं, एक लार्वा जिसे एम्ब्रियो कहा जा सकता है, क्योंकि इसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसके शरीर में उपयोगी पदार्थों की आपूर्ति सीमित है। प्लैनुला खुद को जोड़ने के लिए एक जगह चुनता है और बस जीवित रहता है। आगे विकसित होने पर प्लैनुला धीरे धीरे एक पॉली में विकसित होता है। पॉली एक गतिहीन तल पर रहने वाला एक जीवित जीव से अधिक पौधा वैसा दिखने वाला होता है। फिर एक पॉलिप या पॉलिप्स की एक कॉलोनी से छोटे जेलीफिश खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं। विशाल विश्व महासागर में इनकी भारी मात्रा मौजूद है